हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट में बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है दैट इज़ जीएसटी में गिरावट। जीएसटी में गिरावट क्यों हो रही है? तो आज हम जो पढ़ रहे हैं जीएसटी में गिरावट के बारे में, तो इसको जो हमने रेफरेंस लिया है वो लिया है दृष्टि मैगजीन का। अक्टूबर की दृष्टि मैगजीन है, वहीं से हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि एक्चुअली में जीएसटी में गिरावट के क्या क्या कारण हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जीएसटी में गिरावट। जीएसटी में गिरावट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये पता होना ज़रूरी है। ये न्यूज़ में आजकल क्यों है, तो चर्चा में क्यों है ये। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में क्या कहा था कि वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा जारी करने की उन्होंने क्या कही थी, घोषणा करी थी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजा दिया जाएगा, जीएसटी मुआवजा दिया जाएगा। इसकी राशि कितनी उन्होंने बोली थी, 1,65,302 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। ये जो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम है, जब जीएसटी अधिनियम आया था तब इस जीएसटी अधिनियम में क्या कहा गया था, इस अधिनियम में गारंटी दी गई थी। क्या गारंटी दी गई थी कि जो जीएसटी क्रियान्वयन है 2017, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को। तो जो जीएसटी क्रियान्वयन वर्ष है, मतलब पहले जो 5 साल होंगे 2017 से 2022 तक, पहले 5 वर्षों में जो भी राज्यों में राजस्व की कमी आएगी उस कमी की भरपाई कैसे करेगा केंद्र सरकार, उपकर के माध्यम से केंद्र सरकार करेगी। मतलब ये हुआ कि जब जीएसटी अधिनियम आया, उस अधिनियम में इस बात की गारंटी दी गई राज्यों को कि जो पहले 5 वर्ष होंगे 2017 से 2022 तक, तो जो राज्य अपना राजस्व वसूली करते हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान उसमें होता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। किस माध्यम से, उपकर के माध्यम से केंद्र सरकार करेगी। तो ये इस बात की गारंटी दी गई थी कि अगर आपको किसी प्रकार का राजस्व में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर देगी। अब इसमें क्या हुआ, अब ये चर्चा में क्यों है, अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो गारंटी उस अधिनियम में दी गई थी, जीएसटी अधिनियम में, उसमें एक चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है, उन्होंने ये चेंज कर दिया है कि राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति भुगतान तो किया जाएगा, क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा, मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन वो मुआवजा कैसा होगा, वो इस तरह का होगा कुछ कि राज्य जो अनुमान कर रहे हैं, राज्य का एक अनुमानित राजस्व होता है कि कम से कम इतना हम राजस्व इस बार कमाएंगे या हमें आमदनी या राजस्व की इतनी प्राप्ति होगी, लेकिन वास्तव में उन्हें कितना राजस्व प्राप्त हुआ जीएसटी लगने के कारण, जीएसटी कानून आने से उन्हें वास्तव में कितना प्राप्त हुआ। एक उनका एक आइडिया उन्होंने लगाया, अनुमान लगाया कि मुझे 100 रुपये की प्राप्ति होगी, इस बार मेरा जो राजस्व होगा वो 100 रुपये की प्राप्ति होगी, लेकिन राज्य को क्या हुआ, केवल 80 रुपये ही मिले। तो जो ये 20 रुपये का लॉस है, ये जो 20 रुपये का गैप आ रहा है बीच में, गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो अंतर आ रहा है, इस अंतर की भरपाई हम कर देंगे, ये 20 रुपये हम दे देंगे आपको, ये 20 रुपये हम दे देंगे आपको। अधिनियम में कहा था, अधिनियम में इस बात की गारंटी दी थी कि अगर जो नुकसान होगा राजस्व में, जो भी नुकसान होगा उसकी आपूर्ति हम करेंगे, कैसे, उपकर के माध्यम से। लेकिन यहाँ उन्होंने संशोधन करके कह दिया है कि जो आप अनुमान लगा रहे हो और जो आपको वास्तव में मिलता है, उसका जो गैप होगा, उस अंतर की भरपाई हम कर देंगे, उस अंतर की भरपाई कर देंगे। अब इन्होंने ये संशोधन कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को ये आया था। और ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है। इस अप्रत्यक्ष कर को लाने का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो क्या था, वो उद्देश्य था भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने का इनका उद्देश्य रहा है। ये एक क्या है, ये एक एकल कर है, एकल कर। एकल कर कैसा होता है, जिससे किसी निर्माता ने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोवाइड कराई, निर्माता ने बनाई, तो जो उपभोक्ता होता है, मतलब उसको यूज करने वाला जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता तक वो चीज बनने से लेकर उपभोक्ता तक केवल एक टैक्स लगेगा, जिसको जीएसटी कहा जाएगा। तो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक केवल एक ही कर लगेगा, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक कर, जिसको क्या कहते हैं, जीएसटी। तो जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है।
तो क्योंकि अब एक टैक्स हो चुका है निर्माता से लेके उपभोक्ता तक, तो इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं, जैसे केंद्र सरकार के कौन कौन से टैक्स आएंगे इसके अंदर और राज्य सरकार के कौन कौन से टैक्स इसके अंदर आते हैं, तो वो एक देख लेते हैं। जीएसटी के अंदर अगर हम देखें तो केंद्रीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर कौन कौन से टैक्स आते हैं, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेंट्रल एक्साइज जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, ये क्या है, एडिशनल एक्साइज जिसको बोलते हैं, सेवा कर, सर्विस टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, क्या है ये, अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल है। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों के कौन कौन से टैक्स इसमें आते हैं, मूल्यवर्धन कर जिसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट जिसको बोला जाता है, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, चुंगी तथा प्रवेश कर जिसको बोलते हैं एंट्री टैक्स लगता है, और क्या है, विलासिता कर, और भी इसमें कई सारे कर शामिल हैं, लग्जरी टैक्स इसमें शामिल है। इसकी अलग अलग कैटेगरी डिसाइड कर दी है, कैसे, जैसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कौन सा होता है, मतलब सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन सा होता है, केंद्र सरकार का। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र के ही खाते में पैसा जमा होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ों पे लगता है, किसी राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर, किसी राज्य के अगर भीतर कोई लेन देन हो रहा है वस्तुओं का या सेवाओं का, उस पर जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार के खाते में पैसा जमा होता है उसको बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। इसी प्रकार अगर हम राज्यों में देखें तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर किसको कहा जाता है, जो राज्यों द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के खाते में जमा होता है, ऑब्वियसली राज्य के अंदर लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोला जाता है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। इसके अलावा एक आता है आईजीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कौन सा होता है, ये किसके द्वारा लगाया जाएगा, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। और किस पर लगाया जाता है, अंतरराज्य वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति पर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई वस्तु या सेवा की आपूर्ति होती है तो उस पर लगाया जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। तो 3 तरह के टैक्स हमने यहाँ पे देख लिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब जीएसटी में जो गिरावट आ रही है उसका क्या कारण है, जीएसटी में गिरावट के कारण हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम परिचित हैं हम सब, कोविड-19 क्या हुआ, कोविड-19 आया, महामारी भारत में आई, उससे क्या हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन लगने से जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई, मजबूरी में उनको बंद करना पड़ा। इससे क्या हुआ, और जो सार्वजनिक आवाजाही है, सार्वजनिक आवाजाही बंद हो गई, पर्यटन की गतिविधि पर रोक लग गई, कोई लोग पर्यटन नहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है। अब होटल है, परिवहन है, होटल परिवहन इन सबको बंद कर दिया गया था, होटल और परिवहन सब बंद थे। इससे क्या हुआ, इनसे जो राजस्व प्राप्ति होती थी वो राजस्व प्राप्ति बंद हो गई, राजस्व प्राप्ति बंद हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, राजस्व प्राप्ति बंद हो गई तो जीएसटी आना बंद हो गया। इससे क्या हुआ, पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत प्रभावित हुई और आर्थिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि क्या हो गई, वो वृद्धि में भारी गिरावट देखी गई। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वो राज्य हुए जिनकी अर्थव्यवस्था में स्थानीय राजस्व की भूमिका सबसे अधिक थी। मतलब जो सहयोग होता है अर्थव्यवस्था में, जो मुद्रा की आपूर्ति होती है, राजस्व की आपूर्ति होती है, वो स्थानीय अगर राजस्व पे अगर वो डिपेंड हो तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे अगर हम देखें तो गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जिनका 70% से अधिक राजस्व स्थानीय स्रोतों पर निर्भर करता है, 70% से अधिक। तो लॉकडाउन में अगर ये सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, इन्हें राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। तो इसलिए ऐसे बहुत से राज्य हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, इन राज्यों की तो 70% स्थानीय स्रोतों पर डिपेंड करती है। तो जीएसटी में जब गिरावट आई तो इन सब की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि जीएसटी संग्रहण पर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी असर देखने को मिला। अभी तो फिर भी गतिविधियां चल गई हैं, गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित हो गई है हमारी।
लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ गई, लोग डर गए, अंदर से उनमें भय पैदा हो गया, इसलिए उन्होंने क्या निवेश में कतराने लग गए, निवेश करने से बचने लग गए लोग। तो इससे अर्थव्यवस्था पे और अधिक प्रभाव पड़ा। महामारी में क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था में मांग होती थी वो मांग नहीं हो पाई, तो मांग में जब कमी आई तो क्या हुआ, इसका भी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा। तो जीएसटी राजस्व पे ओवरऑल काफी प्रभाव पड़ा, जीएसटी में गिरावट आ गई। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड चुनौतियां क्या होती हैं। चुनौतियां किस किस तरह की चुनौतियां हमने देखिएगा, जीएसटी में गिरावट आई तो चुनौतियां क्या क्या है, हमारे लिए क्या क्या परेशानियां हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, या केंद्र सरकार राज्यों को क्यों नहीं पूरी मुआवजा की भरपाई कर पा रही है, उसे क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि संशोधन करना पड़ा। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अभी हम रिसेंटली क्या हुआ है, पहला पॉइंट है प्राथमिकताओं से विचलन। प्राथमिकताओं से विचलन मतलब होता है कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जिन चीज़ों पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए, पहले डिस्कशन करना चाहिए, शायद हम उन चीज़ों से बच गए या बच रहे हैं, तो वो हमें पहले जो प्राइमरी चीज़ें हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे फोकस करना पड़ेगा, जैसे वित्त को लेकर गठित एक संसदीय स्थायी समिति ने जो लॉकडाउन के बाद अपनी पहली बैठक की, तो उस बैठक में जैसे अभी वर्तमान टाइम में महामारी चल रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, तो इन टॉपिक्स पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा होने की बजाय हम किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, हम फोकस्ड हैं कि नवाचार परितंत्र कैसे बने, भारत की जो विकास कंपनियां उनका वित्तीयन कैसे करें, हम इन चीज़ों पे फोकस्ड हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस्ड रहें, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वर्तमान समय में वो ये होनी चाहिए कि महामारी से हम कैसे बचें और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करें। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इनिशिएट ले ही गए हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी में हम काफ़ी गिरावट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता, मतलब सरकार के पास वित्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कैसे, जैसे अब वर्ष 2020-21 जैसे अगर हम बजट की बात करें तो अप्रासंगिक हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो बजट होता है, बजट में जो बहुत सारा एक कंट्रीब्यूशन होता है वो राजस्व का होता है कि राजस्व हमने कितना संग्रह किया, उसके अनुमानों पर वो बजट बनता है। तो जब हमें राजस्व में इतनी कमी आ गई है, सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो हम कोई स्पष्ट आंकड़े दे ही नहीं सकते, स्पष्ट ये चीज़ बता ही नहीं सकते कि कितनी हमें इनकम होगी, कितनी खर्च कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास वित्त की अनुपलब्धता हो गई है, पर्याप्त वित्त नहीं हो पा रहा है उसके पास में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इससे प्रभावित हो रही है अर्थव्यवस्था, जीएसटी में इस तरह से गिरावट होने से। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब आर्थिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा गिरावट आ रही है, आर्थिक गतिविधियां नहीं चल रही हैं, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक राहत पैकेज देना चाहिए, राहत पैकेज। अब राहत पैकेज के लिए गवर्नमेंट का कोई स्पष्टीकरण वक्तव्य नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये चीज़ शुरू कर दी है, कई सारे इनिशिएट लिए हैं, लेकिन उस हद तक हम वैसे रिकवर कर नहीं पा रहे हैं। उस हद तक जिस स्पीड से हम कर सकते हैं, जैसी हमारी क्षमताएं हैं, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग डरे हुए हैं, अभी भी लोग डरे हुए हैं जैसा माहौल पहला था, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक लोग उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे जिस तरह से कोरोना के पहले थे। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या होगा, जीएसटी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी तरह से गतिविधियां नहीं चलेंगी, जीएसटी नहीं आ पाएगा, तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ता अंतराल। किस तरह से बढ़ता अंतराल, जैसे क्षतिपूर्ति उपकर किसको देना था, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को देना था, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो केंद्र सरकार राज्यों को किए जाने वाले भुगतान के बीच अंतराल जो है संभावित है। क्यों, कि जो क्षतिपूर्ति उपकर है या केंद्र सरकार जब राज्यों को किसी तरह का भुगतान करेगी तो उस भुगतान में अब हमें गैप दिखेगा, उसमें संभावना है गैप दिखे। क्यों, क्योंकि जो आर्थिक संकुचन भारत में चल रहा है और वैश्विक महामारी है, इससे क्या हो रहा है, बढ़ने से जो जीएसटी संग्रह है वो प्रभावित हो गया। क्यों प्रभावित हो गया, हमने सारे ये डिस्कशन कर लिया ऊपर, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां रुकी हैं, इसलिए जीएसटी उस मात्रा में नहीं आ पा रहा है। अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चली उस हिसाब से जीएसटी आना शुरू हुआ, लेकिन उस हिसाब से अभी भी नहीं आ रहा है जैसे कोरोना के पहले था। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है जीएसटी पर। अब जब महामारी चल रही है तो महामारी के दौरान लोगों में जो विलासिता वाली चीज़ें, मतलब लग्जरी चीज़ों पर खर्च कम कर दिया है, लोगों ने लग्जरी चीज़ों पर कम खर्च कर दिया है। अब जब लग्जरी चीज़ों पर खर्च कम कर दिया तो जीएसटी ऑब्वियसली नहीं आएगा,
उस मात्रा में नहीं आएगा, जितना कम कराया उतना कम आएगा। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है भुगतान की समस्या। भुगतान की समस्या किस तरह से, जैसे वित्त वर्ष 2019-20 की अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार ने क्षतिपूर्ति भुगतान था राज्यों को करने की बात करी थी, उसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए कम दिए थे राज्यों को केंद्र सरकार ने। और इस साल तो कोरोना आ गया, तो कोरोना के चलते, महामारी के चलते तो मुआवजा और भी कठिन हो जाएगा केंद्र सरकार को राज्यों को देने में। तो जीएसटी लागू होने से पहले 2 वर्ष में उपकर राशि और भारत की संचित निधि से जो एकीकृत जीएसटी था, आईजीएसटी, हमने पीछे पढ़ा आईजीएसटी क्या होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई वस्तु या सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी लगाया जाता है। तो आईजीएसटी निधियों का प्रयोग करके इस तरह की समस्या का समाधान किया था। किसने किया था? केंद्र सरकार ने। मतलब ये है कि जब जीएसटी लागू हुआ तो पहले जो 2 साल थे उसमें केंद्र सरकार ने कैसे भुगतान किया था, उपकर राशि और भारत की संचित निधि से आईजीएसटी निधियों का प्रयोग किया था इस तरह के भुगतान के लिए गवर्नमेंट ने। अब आईजीएसटी हमने अभी पढ़ा, आईजीएसटी क्या है, वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाए, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2017-18 की बात करें तो 2017-18 में जो आईजीएसटी केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया था उसका भी कुछ हिस्सा अभी राज्यों को देना बाकी रह गया है। अभी तो वो भी बाकी रह गया है देने में। अब जो कोरोना की सिचुएशन आ गई है, जीएसटी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो अर्थव्यवस्था और भी चरमरा रही है। तो इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? केंद्र सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जो भुगतान कर सके वो राज्यों को? इस चीज का समाधान क्या होगा? केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, उस मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है कि वो राज्यों को इतना दे पाए। केंद्र सरकार ने क्या किया है संशोधन में, एक बात उन्होंने ये कही कि राज्य क्या करेंगे, राज्य आरबीआई से जितना इनका गैप है, ये अंतर की जो बात कर रहे हैं, इस अंतर का भुगतान क्या कर सकती है, जो राज्य हैं वो आरबीआई से ओपन विंडो के थ्रू क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उचित जिसपे ब्याज हो, मतलब ज्यादा ब्याज नहीं हो, उचित मात्रा में ब्याज लगे उस पर। तो ऐसा आप ओपन विंडो से ले सकते हैं आरबीआई से और केंद्र सरकार उसमें आपकी मदद करेगी। लेकिन राज्य कह रहे हैं कि आप हमसे नहीं कहिए कि हम आरबीआई से डायरेक्ट ले लें, आप क्या करिए, आप आरबीआई से ले लीजिए और आप हमें दे दीजिए। राज्यों का ये कहना है। अब राज्यों का ये स्टैंड हो गया और जो केंद्र सरकार है उसका ये स्टैंड हो गया, तो इन सब का समाधान बेसिकली हम देखें तो क्या हो सकता है। अब एक तरह से देखा जाए तो जो जीएसटी एक्ट है, तो जीएसटी एक्ट में राज्यों ने अपने कर दायित्व और प्राप्ति दोनों केंद्र सरकार को सौंप दी है। लेकिन जीएसटी अधिनियम में जो 2017 से 22 तक 5 वर्ष का जो उपकर के माध्यम से राज्यों को राजस्व नुकसान की जो भरपाई की गारंटी दी गई थी, उसे कोरोना काल में एकदम से अधिनियम को क्या करा गया, बदल दिया गया कि आपको हम भरपाई कर देंगे। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जब राज्यों के पास संसाधनों की कमी है, राजनीतिक वार्ताओं में क्या है, जटिलता आ रही है, मतलब राजनीतिक वार्ताएं नहीं हो पा रही हैं स्टेट और केंद्र की उस तरीके से कि इनका विकल्प ढूंढा जा सके। एक तरीके से क्या हो रहा है, सशक्त केंद्र की छवि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सशक्त केंद्र की छवि दिखाई दे रही है। तो बेसिकली जो प्लेयर रूल्स होते हैं, जो रूल्स हैं उन पर हमें बने रहना चाहिए। नियम तो यही कहता है क्योंकि उसमें गारंटी दी हुई थी, तो प्लेयर रूल्स पे हमें बना रहना चाहिए। लेकिन अभी केंद्र के पास कोरोना आने की वजह से केंद्र के पास ही पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। तो इसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। केंद्र सरकार के ऊपर राज्यों को राजस्व की भरपाई करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व है, संवैधानिक उत्तरदायित्व, क्योंकि अधिनियम में ये चीज दी हुई है। अब आपातकाल परिस्थितियों में संविधान संशोधन करके 5 वर्ष की समय अवधि को 3 वर्ष तक निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि स्थितियां कैसी हो गई हैं, आपातकालीन परिस्थितियां हो गई हैं, महामारी का दौर चल रहा है। तो हम संविधान में इसमें संशोधन कर सकते हैं कि जो हमने 5 वर्ष की बात कही थी उसको 3 वर्ष कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपातकालीन परिस्थितियां लगी हुई हैं, कोरोना महामारी है। एक सॉल्यूशन तो इसका ये है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा समाधान हम क्या निकाल सकते हैं कि केंद्र सरकार अपने राजस्व से राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति तो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन वर्तमान परिस्थितियों में ये जो विकल्प है ये व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राजस्व की जो आपूर्ति होती है, जो गवर्नमेंट के पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, वो उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पर्याप्त क्या है, आर्थिक गतिविधियां नहीं चलने से पर्याप्त धनराशि नहीं है केंद्र सरकार के पास। इसलिए उस मात्रा में क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना ये व्यवहार्य विकल्प नहीं लगता है। तीसरा, अगर हम बात करें, तीसरा समाधान क्या हो सकता है
केंद्र सरकार उपकर के आधार पर ऋण भी ले सकती है। केंद्र सरकार क्या करती है, उपकर के आधार पर ऋण ले सकती है और राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति देने हेतु जो 5 वर्ष की समयावधि है उसको बढ़ा दे और बढ़ाकर कितनी कर दे, 7 वर्ष पर विचार कर सकती है कि हम जो आपको ये क्षतिपूर्ति देते हैं, मुआवजा जो हमने कहा था कि 5 वर्ष में हमें देना है, इसको हम बढ़ाकर 7 वर्ष कर देते हैं कि 7 वर्ष में आपको हम ये धनराशि उपलब्ध कराएंगे। तो एक ऑप्शन ये भी हमें दिखता है, ये सॉल्यूशन इसका। अब आगे की राह, आगे क्या करना चाहिए, तो आगे क्या, जैसे कि केंद्र सरकार ने जो राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा कर दिया है उसमें हम एक चीज पर विचार कर सकते हैं। क्या विचार कर सकते हैं कि भविष्य में जीएसटी उपकरण संग्रहण की गारंटी पर विशेष ऋण लिया जा सकता है। भविष्य में इस चीज पर हम विचार कर सकते हैं, सुझाव पर भी। अभी रिसेंटली किस चीज की जरूरत है इस समय, कि वर्तमान जो प्रायोरिटी है वो क्या है, जो नीड है वो क्या है। नीड ये है कि केंद्र और राज्यों दोनों को महामारी के कारण जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए नकदी की आवश्यकता है। नकदी चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि इस महामारी को क्या किया जाए, प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। इसके अलावा और किस चीज की जरूरत है, देश की जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस चीज की आवश्यकता है कि सरकार उन तरीकों के बारे में सोचे जिसके माध्यम से जीएसटी बढ़ाया जा सकता है। तो इन चीज़ों पर, इन विषयों पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर इस समय क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और इन चीज़ों का समाधान निकाला जाना चाहिए। तो इसमें आज हमने देखा कि जीएसटी बेसिकली क्या है, कब से लागू हुआ, इसके अधिनियम में क्या गारंटी दी गई थी, अभी इसमें गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस कर दिए हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में है, इसके कारण क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, राज्य सरकार को क्या चुनौती उत्पन्न हो रही हैं, केंद्र सरकार को क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं और इनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। और ये अभी भी चर्चा में बना हुआ है टॉपिक, अभी भी मुद्दे में बना हुआ है ये। और क्या है इसमें, क्या क्या हमें सोचना चाहिए, किन पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए, क्या क्या हमारी कहाँ चूक हो रही है, किन किन चीज़ों पे और हमें प्रायोरिटी देके फोकस करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ बढ़ी होगी इस टॉपिक पर। अभी भी ये करंटली मुद्दा चल रहा है न्यूज़ में, देखते हैं इसमें और क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या और नए पॉइंट्स ऐड करती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या पहले होती हैं। सो गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।